सबने। जय माता जी की। एक बार फिर से आपका अपने चैनल में हाई शक्ति एक पर स्वागत है। तो पहले तो मुझे ये बता दो सब लोग ईमानदारी से कि किस किस ने जो हमने पढ़ लिया था अभी तक उसकी वापस प्रैक्टिस करी है, वापस उनके उदाहरण करे हैं। क्योंकि देखो जैसे अपन साथ के साथ याद करते रहेंगे ना, तो हमारे लिए ही वो बेनिफिट रहेगा। हम उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। रिवीजन करके एक टॉपिक जब भी हम, मैंने बताया ना सिलेबस हमें निकालना है, सिलेबस निकाल के जब हम उस पर टिक करेंगे ना, तो वो होना चाहिए कि इसमें से हमें अब कोई भी आप क्वेश्चन आंसर दे दो उसको हम सही करेंगे, उसमें हमारी गलती नहीं होगी। और जैसे मैं भी कोशिश करूँगी एमसीक्यूज़ लाने की। बाकी तब तक जहाँ आपने नहीं आती है जब तक क्वेश्चन आंसर, तब तक आप लोग कहीं से भी देखकर या जैसे जो उदाहरण मिल रहे हैं उनको सॉल्व करके अपना परीक्षण खुद करते रहें कि हमने कितनी पढ़ाई करी है और उसमें से कितना हमें याद रहा है। यण संधि तक अपन ने कल कर ली थी। यण संधि की पहचान य, व और र से हो रही थी। र यानी कि जिसमें त्र वाले शब्द आ रहे हैं, ठीक है, यानी री के साथ समान स्वर आ रहा था। उसके बाद आज अपनी है अयादि संधि। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। दीर्घ संधि यानी समान स्वर वाले आ, ई, उ वाले शब्द। गुण संधि यानी ए और ओ वाले शब्द, जो कि अ, आ, ई से मिलके ए बनता है और अ, आ और उ से मिलकर ये बनता है ओ बनता है। उसके बाद आई थी अपनी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में दो मात्रा वाले शब्द यानी ऐ और औ वाले शब्द थे, जो कि अ, आ और ए ऐ से मिलकर ऐ बना था और अ, आ और ओ औ से मिलकर औ बना था। अब मैंने अगर आप लोगों को पढ़ा दिया है तो कुछ भी करो भूलने भी नहीं दूंगी। कान सुन के शायद पक गए होंगे, पर कोई बात नहीं, 2 मिनट में कान भी पकते हैं तो हमें याद ही हो रहा है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं आज हम अयादि संधि की तरफ। तो अयादि संधि में अपना क्या था कि अय आदि शब्दों से इसकी पहचान होती है। तो अयादि खुद ही अपने शब्द में कह रहा है कि मेरी पहचान किससे हो रही है, अय आदि शब्दों से। तो अय आते ही हम पहचान जाएंगे कि क्या आ रहा है, अय, आय, अव और आओ, जो कि पहले मैंने बता दिया था। जैसे हम क्या लिख देंगे, ए, ऐ, ओ और आउ लिख देंगे। इसमें राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, वैसे इतनी गंदी राइटिंग है नहीं मेरी, पर आगे हम क्या करेंगे। अब इससे असमान स्वर तो हमें पता ही है कि इसमें असमान स्वर आएंगे, तो ए, ऐ, ओ, औ के आगे ऐसे ही क्रमशः हमें क्या लिख लेना है। ए से बन जाएगा ऐ, ऐ से बन जाएगा आय, ओ से बन जाएगा अब और औ से बन जाएगा आओ। ये अपनी एक अयादि संधि की पहचान भी है। और इनको हमने देख भी लिया है कि ए से क्या बनेगा, ऐ बनेगा, ऐ से आय बनेगा, ओ से औ बनेगा और औ से आओ बनेगा। जैसे हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे ना, व्यंजन संधि के नियम हमें भले ही याद हो कि नहीं हो, व्यंजन संधि के जितने ज़्यादा अपन उदाहरण करते जाएंगे उतनी ही हमारी संधि क्लियर होती जाएगी। पर स्वर संधि में हमें नियम और इसके सूत्र हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर सूत्र हमारे दिमाग में है ना तो स्वर संधि अपनी गलत नहीं होगी। और गलत हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम तो सही के लिए ही पढ़ रहे हैं ना। तो अयादि संधि ये हो गई, ए प्लस असमान स्वर आ जाएंगे तो अय हो जाएगा, ऐ प्लस असमान स्वर तो आय हो जाएगा, ओ प्लस असमान स्वर तो अव हो जाएगा और औ प्लस असमान स्वर ये हो जाएगा अपना आओ। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर होगा, क्योंकि हम 2-3 बार इस चीज को भी देख चुके हैं। अब पहले हम ए वाले उदाहरण देख रहे हैं। यण संधि में हमने क्या किया था, जहां पर हमारा आधा शब्द आ रहा था उसके आगे जहां य आ रहा था हमने य को अंडरलाइन किया, यहाँ भी हम य को अंडरलाइन करेंगे। पर उसमें क्या आ रहा था, जो पहले आधा शब्द था उसको हमने पूरा लिखा और उस पर ई की मात्रा लगा के आगे जो भी य के साथ स्वर जुड़ा था उसको हमने आगे लिख दिया था। तो पीछे वाली प्रोसेस तो इसकी भी ऐसी होगी कि य के साथ जो भी स्वर जुड़ा है उसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। पर इसमें क्या आएगा, जैसे सबसे पहले पहचान कहाँ हो रही है, अय से हो रही है। जहां से संधि की पहचान हो रही है सबसे पहले अपना ये काम करो कि उसको अंडरलाइन कर लो। न का अ जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, एक बार वापस विलय का बता देती हूँ, ठीक है। व धन ई धन ल, ये हलंत हो जाएंगे ना, धन अ, ये य और
अय में थोड़ी सी अपन को दिक्कत होगी। अब हमें क्या ढूंढना है इस शब्द में, अय ढूंढना है। और हमारा अय कहाँ आ रहा है, यहाँ तो कहीं भी नहीं आ रहा, अय सबसे लास्ट में जा रहा है, क्या आ रहा है, ये रहा अपना अय। वैसे तो अपन थोड़े से उदाहरण देख रहे हैं ना, उसके बाद अपन को आराम से समझ में आ जाएगा कि अय कहाँ आ रहा है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए होता है कि उनको हम ऐसे टुकड़े कर करके समझाएं। पर जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी है ये चीजें पढ़ने की, उनके लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो वहां हम लिख रहे हैं अय, हमने पूरा लिखा। अब हम इस शब्द का, तो हम कहा किसको अंडरलाइन करेंगे, य को, क्योंकि संधि की पहचान कहाँ से हो रही है, अय की। अय हमें कहाँ दिख रहा है, ल के अंदर अ जुड़ा हुआ है और यहाँ हमारा य आ रहा है। यहाँ हमने य पे कर लिया, य पे अंडरलाइन, य पे, यहाँ ये पे, ये य और ये य, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, संधि को पहचानना, क्योंकि मैंने सबसे पहले संधि को पहचानना ही सिखाया है। संधि को पहचानना सीखा हमने, उसके बाद जिस संधि का हमें विच्छेदन करना है, जिस संधि को विच्छेद करना है, वही उसी को हम अंडरलाइन करेंगे, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें विच्छेद कहाँ से करना है। जैसे ही उसको अंडरलाइन किया, अब हमारे दिमाग में उसका सूत्र आना चाहिए कि अयाति संधि का सूत्र क्या है कि ए आएगा, उसके साथ असमान स्वर आएगा तो अय बन जाएगा। तो अब हमें अय तो मिल गया है कि यहाँ पर अय है, तो हमें अय से आगे वाले शब्द पे क्या करनी है, ए की मात्रा लगा देनी है। सीधा सा, बिल्कुल सिंपल सा फंडा। इसको समझने के लिए इनमें उलझना मत कि अय है तो ये ए क्यों आ गया, ये ओ क्यों, कहीं भी नहीं उलझना है। सीधा सा जहाँ अय दिखे वहां अंडरलाइन करो, उसके आगे यानी अय दिखेगा नहीं, सीधा य दिखेगा हमें ना, तो य के आगे जो भी शब्द है उस पे ए की मात्रा लगा दो। य के आगे कौन है, न है, क्योंकि हम अय वाला पढ़ रहे हैं, तो मात्रा कौन सी लगाएंगे, एक मात्रा, प्लस आगे य के साथ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, य के साथ कौन सा स्वर जुड़ा है, अ स्वर जुड़ा है, तो य के साथ हम अ लगा के आगे वाला शब्द कर देंगे अन। बस इतनी सी बात थी। अब आप ये उदाहरण करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी एक पेंसिल और कॉपी साथ लेके बैठे हैं। इधर वालों को आप देखेंगे नहीं, क्योंकि ये मैंने वापस लिख दूंगी मैं आप लोगों के लिए, पर ये आगे वाले उदाहरण करके आप लोग फटाफट से एक बार कोशिश करो और मेरे से जल्दी आप करके बता दो कि हमने ये कर लिया, ठीक है। आगे अब आ गया है अपना विलय। तो बस हमें शब्द को नहीं देखना है कि ये शब्द कैसे बनेगा, क्या बनेगा। इसमें क्या आ जाएगा, जो भी य के आगे शब्द बना है उसके ऊपर लगा दो ए की मात्रा, प्लस ये आ गया अपना, पीछे सिर्फ अ बचा था। आगे हमें देखना होगा ना कि पीछे तो और कुछ बचा ही नहीं है, यही था। तो य के साथ कौन लगा हुआ था, य के साथ अ भी तो जुड़ा हुआ था, ये बच रहा है ना यहाँ पे, तो इसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। आगे आ जाता है अपना विनय। विनय भी य को अंडरलाइन किया, य के आगे कौन शब्द है, न है, तो हमने न को मात्रा लगा दी ए की। ए की मात्रा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम अय वाले शब्द पढ़ रहे हैं, नयन है ना, विलय, विनय, चयन, नय, सब में अय अय आ रहा है। और जहां पर अय आएगा तो य के आगे वाले शब्द पे हम ए की मात्रा लगाएंगे। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आगे विनय आ गया। अब य के साथ कौन जुड़ा हुआ था, अ जुड़ा हुआ था, तो हम यहाँ पर अ लिख देंगे। इसी प्रकार आगे चयन आ जाएगा। चयन, य के आगे कौन है, च है, च पे हमने ए की मात्रा लगाई, प्लस हमने लिख दिया अन। फिर नए के आगे न पे किसकी मात्रा लगाई, हमने ए की मात्रा लगाई, प्लस पीछे कौन बचा है, य के पास बचा था अ, ठीक है, तो हमने यहाँ भी अ लिख दिया। ऐसा ही संचय आ गया है, तो य के आगे कौन है, च है, च पे हमने ए की मात्रा लगा दी है और ए की मात्रा लगाकर प्लस हमने क्या लिख दिया है, अ। तो देखो अ बहुत जगह आ गया है, तो ये ध्यान रखना कि अब य के पीछे तो कुछ बचा ही नहीं, हम किसको लिखें, य के साथ बचा है, कौन बचा है, अ बचा है, ठीक है। क्योंकि सारे व्यंजन जितने भी है जिसमें और कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, तो उसके साथ अ जरूर जुड़ा हुआ है। अ एक बहुत अच्छा दोस्त है जो छोड़ता नहीं है व्यंजन को। अगर छोड़ेगा ना, जैसे य को इसमें छोड़ा है तो इसके नीचे हलंत लग जाएगा, है ना, ये सुंदर सा य नहीं रहेगा, फिर ये कैसा हो जाएगा, ऐसे पंगु वाला सा हो जाएगा कि इसमें ये बिल्कुल अलग सा दिखने लग जाएगा, फिर सुंदर नहीं दिखेगा। तो य के साथ हमेशा अ जुड़ा हुआ, जितने भी व्यंजन है उसके साथ हमेशा अ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। आगे आ गया है विजयी। अब हमें ई को नहीं देखना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ, हमें अभी क्या देखना है, अभी सिर्फ य को देखना है।
और य के आगे वाले शब्द को क्या कर देना है, ऊपर ए की मात्रा लगानी है प्लस पीछे यहाँ जो भी स्वर बचा है, यहाँ स्वर कौन सा बच रहा है अपना, बड़ी ई का स्वर बच रहा है, तो हम यहाँ पर बड़ी ई लिख देंगे। आगे आ रहा है अपना जयति, जयति अय बोल आ रहा है ना साउंड में, जयति, तो अय आ गया, य के आगे ज है, ज पे हमने ए की मात्रा लगाई प्लस करके इसको हमने अति कर दिया है, जयति। ठीक है, आगे आ गया अपना उदय, उदय को एक बार जल्दी से करके बता दो, देखिए मुझे उदय में कैसे लिखेंगे हम, य के आगे कौन है, एक बार लिख के बता दो मुझे। ठीक है, तब तक मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। य के आगे था द, द पे हमने लगी ए की मात्रा प्लस य के साथ कौन बचा था, अ बचा था। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तो उस क्लास को अपन रिवाइज कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गया अब ऐ वाले शब्द, पहले कौन से शब्द आ रहे थे, ए वाले शब्द, ए में ये ध्यान में रखना है ना, ए ऐ ओ औ जो हमने पहले लिखा था, तो ए किससे बनेगा, अय बन जाएगा, ऐ का आय बनेगा, ओ का अव बनेगा और औ का आव बन जाएगा। ए वाले शब्द अय वाले शब्द अपने हो गए, जहां पर अय आ रहा है तो य के आगे ए की मात्रा लगा देंगे, और जहां पर आय आ रहा है, नाय, विधाय, गाय, विनाय, साय, दाय, ठीक है, यहाँ किसका साउंड आ रहा है, आय का आ रहा है, तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा, जहां से संधि की पहचान हो रही है उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि नाय, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, य जहां भी है उसके आगे चाहे आ की मात्रा लगी है, चाहे ई की लगी है, चाहे ऊ की लगी है, चाहे कोई भी मात्रा लगी है, हमें इसको भूल जाना है। ठीक है, उसको याद ही नहीं रखना है, उसका क्या करेंगे हम, सिर्फ उसके व्यंजन को पकड़ेंगे, उसकी कौन सी मात्रा लगी है उसको छोड़ेंगे और उस व्यंजन के ऊपर हम लगा देंगे ऐ की मात्रा। ठीक है, अब जैसे नाम में लगी है आ की मात्रा लगी है, हम इसको भूल गए, सब में आ की मात्रा लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये आय से ही शब्द बन रहा है, तो ना इसकी आ की मात्रा को छोड़ो, सिर्फ न लिखो, न पे ऐ की मात्रा लिखो और पीछे जो भी हमारा स्वर बचा है, अक, क्या बन गया हमारा, नए और अक। अब ऐसा शब्द हमें अगर संधि विच्छेद किया हुआ भी मिल जाता है और हमें उसकी संधि करनी, तो हम कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर नहीं लगा है और यहाँ अक लगा है, तो हमें क्या करना है, नए की मात्रा को अब आय में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ अ है मतलब आ ये ही बनेगा, तो नए की मात्रा को हम क्या कर देंगे, न वापस लिख के यहाँ अ की मात्रा लगाई और इसको य बना दिया। ठीक है, न लिखा, न पे आ की मात्रा लगाई, क्योंकि नए किससे बना है, ऐ की मात्रा किससे आई थी, हमारे आय से आई थी, और पीछे जो हमारा क बचा था इसको हम नायक ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब एक बार आप इसको लोग करो, विधायिका का, गायिका का, विनायक का, है ना, जहां जहां भी आय आ रहा है सबसे पहले हमें नियम याद रखना है, हमें उसको अंडरलाइन करना है। अब आय जहां भी आया है उसके आगे जो भी लिखा है उस पे ऐ की मात्रा करो और पीछे जो भी स्वर बचा है उस स्वर को लिखो। विधायिका में क्या है, आय कहाँ आ रहा है, ध के बाद आ रहा है, तो वी लिखो, ध लिखो, आ की मात्रा को भूल जाओ, ध पे क्या लगा देंगे, ऐ की मात्रा। ठीक है, ऐ की मात्रा लगाई, अब पीछे य में कौन सी स्वर लगा है, ई लगा है, और विधायिका ये अपना हो गया आय आदि संधि का। उसके बाद है गायिका, तो ग के बाद आय आ रहा है, तो ग को लिखो सीधा, ए की मात्रा लगो, यानी हमें इसमें आ की मात्रा को छोड़ना है। जिस शब्द में भी आ की मात्रा लगी है उसके आगे य आया है, तो उस शब्द की आ की मात्रा को छोड़ के उस शब्द को सीधा लिख के और उस पे हमें ऐ की मात्रा लगा देनी है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, फिर विनायक आ गया, विनायक में हम क्या करेंगे, वी न लिखेंगे, अब आय आ रहा है तो आ की मात्रा को छोड़ के न पे हम क्या लगा देंगे, ऐ की मात्रा, और पीछे स्वर बचा है अपना अक, ये हमने अक भी लिख दिया। ठीक है, आगे आ रहा है शायक, तो श लिखा, श पे ऐ की मात्रा करी प्लस स्वर कौन सा बच रहा है अपना, अक स्वर बच रहा है, तो इसको अक कर दिया। फिर है दायिनी, आय आ रहा है, द को सीधा सा लिखा, ऐ की मात्रा लगाई, अब य में स्वर कौन सा है, ई का शब्द है, स्वर है, तो हम इसको इनी लिख देंगे। ठीक है, अय जहां आ रहा है तो उसमें य के आगे जो भी शब्द आ रहा है उसको लिख के हमें एक मात्रा यानी ए की मात्रा लगा देनी है।
दूसरा आ रहा है अपना आई वाला। आई वाला जहां भी आ रहा है जिसके पीछे य है उसके आगे वाले वर्ण पे आ लगा है ना, तो उस आ को हम बोलेंगे सीधा, उस व्यंजन को लिखेंगे, व्यंजन के ऊपर ऐ की मात्रा लगाएंगे, प्लस य के साथ जो भी हमारी स्वर जुड़ा हुआ है वो आ का है कि ई का है, उ जो भी है, सिर्फ ऐ नहीं आएगा उसके साथ, ठीक है। तो वो स्वर हम ऐसा कैसा, जैसे अक, इका, इनी, जो भी उसका स्वर आ रहा है वो हम इसका स्वर लिख देंगे। आगे है ओ वाले शब्द, ठीक है। ओ वाले शब्द में क्या होगा, जैसे एक बार मैं यहाँ वापस लिख देती हूँ, ए आई ओ और औ, ठीक है। ए में क्या करेंगे हम, ऐ अपना हो गया, जहां पर ऐ लिखा आएगा उसके आगे वाले शब्द पे क्या हो जाएगी, ए की मात्रा आ जाएगी। जहां आई लिखा आएगा उसके ऊपर ऐ की मात्रा हो जाएगी। जहां ओ लिखा आएगा वहां क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। और जहां औ की मात्रा होगी वहां पर अपना आव आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहला क्या काम होगा हमारा, भूल गए कि याद है? सबसे पहला हमारा काम होगा, जहां से संधि की पहचान हो रही है उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ये कर लिया अंडरलाइन, कहाँ हो रहा है, पवन, गविक्ष, लवित्र, भवन, वैभव, भव, प्रसव, पवित, है ना। औ का साउंड जहां भी आ रहा है उसको हमने किया अंडरलाइन, जैसा हमने ए और आई वाला किया था बिल्कुल वैसा ही हम इसके साथ भी करेंगे, कि जहां भी अव आ रहा है तो अव किससे बना है, ओ से मिलके बना है। ये इसमें ना, ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि ए आई ओ औ, अगर ए आ रहा है तो उसके आगे वाले शब्द पे हम ए लगा देंगे, आय आ रहा है तो उसके आगे जो भी आ रहा है शब्द उस पे हम ऐ की मात्रा लगा देंगे। जहां अव आ रहा है उसको हम ओ बना देंगे, और जहां आव आ रहा है वहां पर हम औ बना देंगे। क्योंकि जैसे अब को, गो, लो, भो, वे, बो, क्योंकि हम संधि में सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं कि सार्थक शब्द होना चाहिए, पर अयादि संधि में शब्द सारे सार्थक है, निरर्थक शब्द कोई भी नहीं है। पर हमें इतना ध्यान में नहीं रहेगा, और वो ये सारी चीज देख देख के हमें लगेगा कि ये शब्द तो कहीं आता ही नहीं है, पर ये इसका नियम है और ये सारे सार्थक शब्द है। हमें अभी विद्वान नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें अभी एक ही जो ट्रिक है इसकी, इसको ट्रिक भी नहीं कह सकते, ये नियम है इसका, पर इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है, ठीक है। तो आसान से तरीके से हम क्या करेंगे, जहां पर अब अव आ रहा है तो अव के आगे वाले शब्द पे हम क्या लगा देंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और इसको ऐसे ही क्रम से लिखते रहना, कई बार ए आई ओ औ, ए आई औ और आओ। हो गया अपना ओ है, तो अब हम अव से आगे वाले यानी व से आगे जो भी शब्द है, व से आगे जो भी शब्द है उस पे हम क्या लगा देंगे, ओ की मात्रा। तो व से पहले कौन आ रहा है, प आ रहा है, प के आगे हमें अब क्या लगानी है, ओ की मात्रा लगानी है, ठीक है। प के आगे हमने लगा दी ओ की मात्रा, प्लस हमने कर दिया है पीछे जो भी हमारा स्वर बच रहा है, पीछे स्वर कौन बच रहा है, पीछे स्वर बच रहा है अपना अ और न, ठीक है। वन मत कर देना, यहाँ वन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ स्वर संधि कर रहे हैं तो स्वर ही आएंगे दोनों साइड, ठीक है। आगे आ गया है गवीश, ठीक है। गव, गव, यहाँ से अ का साउंड आ रहा है, जहां व है उसके आगे वाले शब्द को पूरा लिखो, प्लस उसके साथ जो भी स्वर जुड़ा है, अगर छोटी ई है तो छोटी ई, बड़ी ई है तो बड़ी ई, तो ये अपना ग के ऊपर ओ की मात्रा लगाना भूल गए थे अपन, गो और ईश। अ वाले शब्द जहां भी आ रहे हैं अब वाले, तो व को ढूंढो, व के आगे जो भी शब्द लिखा है उस पे ओ की मात्रा लगाओ, और आगे जो भी इसका स्वर बचा है, स्वर को बहुत ध्यान में रखना। यण संधि में भी वही काम आ रहा है, य और व वाले दोनों शब्दों में। उसके आगे अयादि संधि में भी चाहे हम अय, आय, अब और आओ कोई से भी शब्द लिखे, जहां अय आ रहा है य के आगे वाले शब्द पे आपको ए की मात्रा लगा देनी है, क्योंकि वो ए से बन रहा है। आई वाला जो शब्द आ रहा है तो आ यानी य जहां पर है, आ वाला शब्द होगा, उस आ की मात्रा को हटाओ और उस पे क्या लगा दो, ऐ की मात्रा लगा दो। उसके बाद अब वाला शब्द जहां आ रहा है तो अब किससे मिलके बन रहा है, ओ से मिलके बन रहा है, तो जहां पर भी व दिख रहा है अयादि संधि में, जहां पर भी अयादि संधि में व दिख रहा है वहां व को, क्योंकि हमने पहले अंडरलाइन कर लिया था, उसके आगे जो भी शब्द लिखा है
उसको ओ की मात्रा लगाओ प्लस उसके साथ जो भी स्वर जुड़ा हुआ हो, मैं बार बार स्वर बोल रही हूँ तो स्वर का आप ध्यान रखना, जो भी स्वर जुड़ा हो उसको इसके साथ लिख देंगे ईश। ठीक है, आगे है लवित्र, लवित्र यानी हंसिया जो घास काटने का आता है ना, तो यहाँ पर वह कहाँ आ रहा है, ल के बाद आ रहा है, तो हमने ल लिखा, ल पे ओ की मात्रा लगाई, प्लस यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो हम इत्र लिख देंगे। भवन, व के आगे भ आ रहा है तो हम भ को भो लिखेंगे, क्योंकि ओ से अव बनता है, तो ओ लिखा, प्लस पीछे स्वर कौन बचा है, और न, वैसे ही वैभव हो जाएगा। अब कहाँ आ रहा है, भ के बाद आ रहा है, तो वे ऐसा का ऐसा लिखा, ब को लिखा, क्योंकि ये व के साथ जुड़ा है तो इसको हम ओ करेंगे, और व के साथ कौन जुड़ा हुआ था, अ जुड़ा हुआ था। अब तो इतनी बार ये अ आ गया है कि याद हो ही गया होगा कि कोई भी अपना व्यंजन हो उसके साथ अ जुड़ा हुआ होता ही होता है। अब आगे चल रहे हैं भव। ये तो इतना छोटा सा शब्द है, इसको हम कैसे बनाएं, बनाना पड़ेगा क्योंकि हम संधि कर रहे हैं, तो भव। ठीक है, व के आगे कौन आ रहा है, भ आ रहा है, भ को बना दो ओ, और अ भाई साहब की ले लो, अ की मात्रा भो और अ मिलके भव बन जाता है। ठीक है, वैसे ही प्रसव हो जाएगा। व के आगे स है, स पे ओ की मात्रा लगाओ, प्लस व के साथ कौन जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। आगे आ जाएगा पवित्र, अच्छा त लिख दिया, ये पवित्र शब्द है। ठीक है, पवित्र अब आ रहा है, एक बार फिर से मैं, अगर पवित्र में भी वैसे आ गया होगा सब लोगों को समझ में, जहां पर समझ में नहीं आए तो देखो एक बार शब्द के टुकड़े कर कर देख लेना। प आ रहा है, अ आ रहा है, उसके बाद व आएगा, प्लस ई लग जाएगा क्योंकि छोटी ई लगी है, प्लस त, त्र किससे मिलके बनता है, त और र से मिलके बनता है, और इसके आगे हम अ लगा देंगे। ठीक है, पवित्र मिल गया अ हमारा, हमें अब ही तो ढूंढना था, अब मिल गया है, तो पवित्र में क्या करेंगे, व जहां भी लगा है, आगे कौन था, प था हमारा, प पे ओ की मात्रा लगाई, प्लस यहाँ पर हमने लिख दिया इत्र। ये हमारी हो गई है अयादि संधि के अब वाले भी उदाहरण। आगे आ गया है अब वाले उदाहरण। ये संधि जैसे अपन ने अगर अय समझ लिया है तो अय के बाद वाले सारे ऐसे ही चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, फिर अपन एक एक शब्द और लेकर देख लेंगे इसके। जैसे हो रहा है अपना अब औ प्लस असमान स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, आव बनाते हैं। ठीक है, तो आव कैसे करेंगे हम, जहां भी पहला हमारा नियम क्या होगा, उस शब्द को हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां भी हमें आव का साउंड आ रहा है यानी व दिख रहा है, उसे हम अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करके हमें पता है जो संधि की पहचान होती है वही से संधि का विच्छेद होगा। अब अपन ने अभी तक है ना सिर्फ संधि विच्छेद ही किए हैं, तो संधि विच्छेद करने का भी, और जो आप शब्द देखो ना उनकी संधि करने की भी कोशिश करना। जैसे हमें दिख रहा है कि बो और उक क्या होगा, ठीक है, यहाँ बो लिखा है, धन उक लिखा है। अब हमें पता है कि औ की मात्रा से क्या बनता था, आव बन रहा था। ठीक है, क्या बन रहा था, आव बन रहा था, तो भो को हम क्या बना देंगे, ब पे आ की मात्रा लगाई, व बना देंगे, क्योंकि ये आव बन रहा था। पीछे ऊ बचा है तो ऊ को इसके नीचे मात्रा लगाओ, और ये अपना वापस भावुक बन गया है। तो दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है, हमें संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए और इनकी संधि करनी भी हमें आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ संधि विच्छेद ही सीखते जा रहे हैं तो हमें संधि करनी नहीं आएगी। हो सकता है वहां पर ऐसे प्रश्न मिल जाएं कि बो और उक की संधि करके लिखो, तो कहीं पर सीधा सा हमें ये शब्द भी मिल सकता है, भूख, ये लो साफ हो गई संधि, और हमने सीधा सा इसी पे टिक कर दिया है। पर हम तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमने सीख लिया, हमें पता है कि औ की मात्रा वाले शब्द क्या बन जाएंगे, आव बन जाएंगे। उसके साथ जो भी स्वर है उसके उस स्वर की मात्रा लगा दो, और आगे जो शब्द बचा है उसको ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। आगे अब देखते हैं श्रावक। ठीक है, श्राव, आव यहाँ आ रहा है, तो जहां पे व आ रहा है उसके आगे वाला शब्द जो है उस पे औ की मात्रा लगा दो। ठीक है, श्र लिखा, श्र पे हमने कौन सी मात्रा लगा दी, औ की मात्रा लगाई, प्लस वापस वही से नियम, जो भी इसके साथ स्वर बचा है उस स्वर को आप सीधा सा लिख दीजिए। ठीक है, फिर आ गई अपनी भावना।
भावना देखो आपका संधि विच्छेद कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो भावना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, भ लिखेंगे, क्योंकि आगे व आ रहा है तो हम यहाँ पर औ की मात्रा लगाएंगे, प्लस इसको हम कर देंगे अना, ठीक है। भाव और अना मिलके क्या बन जाएगा, भावना बन जाएगा। वैसे ही शाबिक हो जाएगा, व के आगे कौन है, श है, श पे लगा दो औ की मात्रा, औ की मात्रा लगा के पीछे जो भी हमारा स्वर बचा है, स्वर कौन बचा था, ई बचा था, ई के साथ हमने क लिख दिया। भावुक बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, व के आगे हमने भ लिखा, भ पे औ की मात्रा लगाई, यहाँ पर छोटा ऊ है तो हमने भी छोटा ऊ लिख दिया, आगे क है तो हमने भी क लिख दिया, ठीक है। वैसे ही नाव का हो जाएगा, जो छोटे शब्द आ रहे हैं ना, इनमें कंफ्यूज मत होना। नाव, बस हमें तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आव आ रहा है, आव आ रहा है मतलब हमने न लिखा, न पे औ की मात्रा लगाई, प्लस जो भी स्वर पीछे बचेगा, जो नौ और अ मिलके क्या बन जाता है, नाव बन जाता है। आगे आगे हो जाएगा प्रसाविका, प्रस लिखा, ऊपर औ की मात्रा लगाई, प्लस इसको हमने इका कर दिया, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रसाविका हो जाएगा, ठीक है। स्वर संधि, ठीक है, ये अपना आप सारा चला गया। एक बार में यण संधि और अयादि संधि के फिर से आपको बता देती हूँ। यण संधि में क्या हो जाएगा, जहां पर आधा शब्द आएगा, य आएगा, जहां य आ रहा है उसके आगे आधे वाले शब्द को हम पूरा लिखेंगे, पूरा लिख के उस पे हम लगा देंगे ई की मात्रा, और य के साथ जो भी स्वर जुड़ा हुआ है, य को वापस नहीं लिखेंगे पर ना, य के साथ जो भी स्वर जुड़ा हुआ है उस स्वर को लिखा, और उसके आगे जो भी उसका बचा हुआ शब्द है वो अपन लिख देंगे। वैसे ही व वाले के साथ हो जाएगा, अगर व और आधा शब्द हमें दिख रहा है तो आधे शब्द को पूरा लिखो, व के आगे जो शब्द था उसको पूरा लिखा, उस पे ऊ की मात्रा लगाई, आगे व पे जो भी स्वर जुड़ा हुआ है और उस स्वर के साथ आगे वाला शब्द हमें लिख देना है। आगे हम लिख लेते हैं, जैसे एक बार अयादि संधि के सारे उदाहरण, नयन, नायक, पवन और पावन ही लिख देते, चलो ठीक है। नयन, नायक, पवन और पावक, कौन कौन से आ गए हैं अपने, आय वाला शब्द आ गया है, आय वाला, अब, और ये आ गया अपना आव वाला, ठीक है। अयादि संधि को समझने के लिए एक बार ये छोटी सी है। अब हम क्या करेंगे, जहां से संधि की पहचान हो रही है उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ये अंडरलाइन भी कर दिया। अब अय किससे मिलके बना था हमारा, ए से मिलके आय बना था, अय से मिलके अव बना था ओ से, और आव बना था अपना औ से मिलके, ठीक है। तो अब ए से मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, न जो भी य के आगे शब्द है उसको लिखा, उस पे ए की मात्रा लगी, प्लस यहाँ जो भी स्वर बचा है उसको ऐसा का ऐसा लिख दो। जहां पर आय आ रहा है, आय किससे बना है, अय से बना है, तो जहां य को पकड़ा उसके आगे न है तो न को हमने लिखा, उस पे अय की मात्रा लगाई, प्लस पीछे जो भी य के साथ स्वर बचा था उसको हम य में जो स्वर जुड़ा हुआ है उसको, और आगे वाले शब्द को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। आगे है अपना अव वाला शब्द, अव किससे मिलके बन रहा है, ओ से मिलके बन रहा है, तो हमने व के आगे कौन लिखा था, प लिखा था, प पे हमने लगाई ओ की मात्रा, प्लस व के साथ जो स्वर जुड़ा हुआ है, यहाँ भी अ जुड़ा हुआ है तो हम इसको अन कर देंगे, ठीक है। आगे था अपना पावन, तो व के आगे अगर आव आ रहा है तो उस शब्द उस वर्ण को आगे लिख के हम क्या कर देंगे, औ की मात्रा लगाएंगे, प्लस इस पे भी हम अन कर देंगे, ठीक है। जो भी स्वर इसमें बचा था, तो बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इसमें आगे। हाँ, मैंने ये लेने की कोशिश करी है कि जैसे आपको पहली क्लास में ही कहा था, तो पहले उसमें पीपीटी में डलवाना भूल गए थे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्योंकि इतने सारे अपन एक साथ याद नहीं कर पाएंगे, तो आप इनको साथ साथ याद करते जाइए। और जो आपको भेज दी जाएगी ये पीपीटी जो है आप लोगों के पास भेज दी जाएगी, तो उसमें एक बार आप जब भी पढ़े ना इसको साथ साथ याद करते रहें, क्योंकि ये चीजें एक साथ याद करना मुश्किल होता है और रटना हमें है नहीं, क्योंकि हमें कोई रिटर्न में तो वर्क देना नहीं है, हमें तो होमवर्क पढ़नी है। तो जो भी शब्द यहाँ पर आ रहे हैं उनको इतने अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर उसका सटीक उत्तर हमें ध्यान नहीं भी रहे तो उसमें जो नहीं आएंगे उनको बिल्कुल हम काट दें, तो चौथा ऑप्शन अपने पास जो बचेगा वो सही वाला ही बचेगा, ठीक है। अंक में 100
सोने वाला, अंक कहते हैं गोद को, ठीक है। तो बच्चा अंक में सो रहा है, बच्चा अपन गोद में सुलाते हैं तो बच्चे इसके लिए क्या शब्द आ जाता है, अंकशायी। यानी अभी बच्चा छोटा है, कैसा है वो, अंकशायी है, अभी गोदी में सोने वाला है, चलने फिरने दौड़ने जैसा नहीं हुआ। तो अंक में सोने वाला यानी गोद में सोने वाले को हम क्या कहेंगे, अंकशायी, ठीक है। अंकशायी, अंक में सोने वाले को क्या कहा जाएगा, अंकशायी। हाथी को हाँकने का, हाथी को हाँकने के लिए जो उसका महावत है वो हाथ में लोहे का एक तीखा सा औजार रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंकुश। अंकुश यानी अपने वश में रखना भी होता है, तो हाथी को वश में रखने के लिए वो क्या कर रहा है, एक लोहे की छड़ी रख रहा है, उसका नाम भी अंकुश दे दिया गया है, ठीक है। तो पहला गोद में सोने वाला या अंक में सोने वाला क्या हो गया है, अंकशायी। हाथी को हाँकने के लिए एक लोहे की जो छड़ होती है उसको हम क्या कहेंगे, अंकुश कहेंगे। जो हिसाब किताब की जांच करता है, ठीक है, जो हिसाब किताब की जांच करता है, ईक्षक यानी होता है देखने वाला, है ना। हिसाब किताब, अंक यानी जो भी उसका पैसा, रुपया पैसा जो भी है। अच्छा, इसमें आप ये भी तो बता सकते हो कि इसमें संधि कौन सी हुई है, ये तो अपने आप से बन गई, तो मेरा एकदम ध्यान में आ गया। एक ही मात्रा मतलब कौन सी संधि बन रही है यहाँ पर, गुण संधि बन रही है। तो अंक और ईक्षक यानी अंकों को, हिसाब किताब को देखने वाला, ईक्षक का मतलब होता है देखने वाला। तो अंक और ईक्षक, अंकों को देखने वाला कौन हो गया है, अंकेक्षक हो गया है। ये एक शब्द आते हैं अपने, जैसे अंक है ना, जैसे एक ही शब्द दिया हुआ है और उसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो देखो दो पास आ गए अपने, अंक यानी यहाँ पर हिसाब किताब से भी हो गया, अंक यानी गिनती भी होता है, और यहाँ पर अंक यानी गोद भी हो गया। देखो एक ही टॉपिक में अपने कितने सारे टॉपिक तैयार होते हैं। एक शब्द मेरे ध्यान में आ रहा है सारंग, है ना। इस सारंग के भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे एक बहुत प्यारा सा दोहा है, हिंदी भाषा सच में बहुत प्यारी भाषा है। तो एक है कि सारंग ले सारंग चलियो, अभी बारिश का मौसम है तो उस हिसाब से ये अच्छा भी लग रहा है बोलना। सारंग ले सारंग चलियो यानी एक मोर को भी सारंग कहते हैं और एक सर्प को भी सारंग कहते हैं। तो सारंग ले सारंग चलियो यानी एक मोर जो है एक सर्प को लेके चला, क्योंकि मोर सांप को खाता है, तो वो लेके चला। तो सारंग बोलियो आए, सारंग बादल को भी कहते हैं। सारंग ले सारंग चलियो, सारंग बोलियो आए यानी एक मोर जो है सांप को मुंह में दबा के जा रहा था, तब तक तो बादल गरजने लगे, यानी सारंग बोलियो आए जे मुख से सारंग कहे। अब बादल गरजने मतलब मोर बोलेगा ही बोलेगा। अब जे मुख से सारंग कहे, अगर सारंग मुंह से बोलता है यानी मोर अगर आवाज करता है, अपने बोलता है बादल को देख के, तो मुख का सारंग जाए, यानी जो मुख में उसने सांप पकड़ रहा है, रखा है, वो चला जाएगा। तो एक ही सारंग के कितने अर्थ निकल रहे हैं, है ना। इसके अलावा एक और चीज है, सारंग ले सारंग चली। सारंग स्त्री को भी कहते हैं, सारंग दीपक को भी कहते हैं। तो सारंग ले सारंग चली यानी स्त्री जो है एक दीपक अपने हाथ में लेकर जा रही है, कर सारंग की ओट यानी अपने पल्लू की ओट करके कि वो हवा से बंद नहीं हो जाए, बुझ नहीं जाए, ठीक है। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सामी सारंग मिल गयो। सारंग हवा को भी कहते हैं। तो सामी सारंग मिल गयो यानी सामने से तेज हवा आ रही थी, तो सारंग कर गयो चोट, यानी जो सारंग उसने दीपक हाथ में पकड़ रहा था वो बुझ गया और उसने उसके साथ चोट कर दी। तो ये शब्दों की सुंदरता है हमारे, और ये भी हमारे कोर्स में है, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। आगे आ गया है किसी के शरीर की रक्षा करने वाला। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला कौन है, अंग रक्षक। तो ये तो अपन ने नाम सुना ही हुआ है, अंक में सोने वाला अंकशायी। हाथी को हाँकने के लिए जो लकड़ी थी उसको कह रहे थे अंकुश, और जो हिसाब किताब की जांच करता है उसमें अपनी संधि भी आ गई थी, अंक और ईक्षक, तो ये हो गया था अपना अंकेक्षक। जो अंग की या किसी शरीर की रक्षा करने वाला है वो अंग रक्षक। मूल कथा में, ठीक है, मूल कथा यानी जो बड़ी सी कथा है उसमें लघु कथा जो आती है उसको अंतः कथा कहते हैं, ठीक है, अंतः कथा। इनको दो बार पढ़ोगे ना बिल्कुल ध्यान में रहेंगे, ये भूलने वाली चीजें नहीं है। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती थी, तो ये रनिवास होता है या अंतःपुर। अंतःपुर यानी जो बिल्कुल अंदर जाके महल बना हुआ था, रानियों के महल बाहर होते नहीं थे। तो अंतःपुर यानी बिल्कुल जो अंदरपुर या घर बना हुआ है वो कौन है, रानियों के रहने का निवास है या फिर रनिवास, ठीक है। रनिवास से तो पता चल ही जाएगा।
जो दो या दो से अधिक जातियों के बीच में हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अंतरजातीय। अगर दो देशों के बीच में हो तो वो हो जाता है अंतरदेशीय। जो दो राज्यों के बीच में हो जाता है तो वो होता है अंतरराज्यीय। ठीक है, 3 शब्द अपने एक साथ क्लियर हो गए हैं। आगे है अपना धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, है ना। अंतरिक्ष में कितने लोग अभी तो जा रहे हैं ना, कितने वैज्ञानिक जा रहे हैं, तो ये हमें ध्यान ही रहेगा कि धरती और स्वर्ग, यानी यहाँ पर आकाश से लिया गया है। स्वर्ग भी होता ही होगा, हमने कभी देखा नहीं है, देखेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। इनको साथ के साथ आप पढ़ते जाना, है ना। आगे है अपना समुद्र या बड़ा जलाशय की ओर बाहर निकला हुआ। ठीक है, समुद्र या जलाशय है, उसके बाहर निकला हुआ पृथ्वी की जो सतह होती है, पृथ्वी का नुकीला भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 ओर से पानी से जो घिरा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, अंतरीप कहेंगे। जो ऐसे शब्द थोड़े से अलग लगे ना, एक बार जैसे हमने देखा, मैंने पीपीटी भेज दूंगी आपको, यहाँ अपन कोई बुक रख लेंगे जहां पर हमारा आंसर होगा। पहले हम वाक्य देखेंगे, जो जो आंसर हमें आ रहे हैं, क्योंकि एक बार मैंने पढ़ा दिया है यहाँ पर, दूसरी बार आप पढ़ेंगे, तीसरी बार ऐसा करेंगे कि आंसर को एक बार छुपा लेंगे, और जो हम वाक्य पढ़ रहे हैं उसका हमें आंसर आ गया तो ठीक है, जिसका आंसर नहीं आया उसको एक पेन से आप डॉट कर लो। ठीक है, ताकि दूसरी बार जब रिवीजन करो तो आप सिर्फ वही वाले रिवाइज करो जिन पे आपने डॉट लगाए, क्योंकि इतने सारे वापस पढ़ने में टाइम लगेगा, और इनमें लगभग सब हमको आने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें आएगा नहीं इनमें से। ठीक है, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। ठीक है, मन में जो स्वाभाविक ही हमें ज्ञान है, कि जिस ज्ञान की हमें बाहर से प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या होता है, अपना अंतर्ज्ञान, है ना। अंतर्ज्ञान जो हमें पहले से ही मन में पता है, जो सबके मन की बात को जानता है, उसको क्या कहते हैं, अंतर्यामी। कोई किसी की बात बताता रहेगा ना, मुझे पता है तू कैसा है, तो क्या तू अंतर्यामी है क्या, तो जो सबके मन की बात जानता है उसको हम क्या कहेंगे, अंतर्यामी। आगे हो जाता है, जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो, जैसे सरस्वती नदी को अंतः सलिला भी कहा जाता है, सरस्वती का पर्यायवाची है अंतः सलिला। ठीक है, तो अंतः सलिला यानी जो गुप्त रूप से बह रही है ना, पानी जिसका बहाव बाहर नदी का नहीं आ रहा है, जो गुप्त रूप से बह रही है नदी, उसको हम कहते हैं अंतः सलिला। ये ध्यान रखना, सरस्वती नदी का एक पर्यायवाची भी है, सरस्वती नदी का। ठीक है, आगे अपना आ रहा है, वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता है। जैसे आजकल तो आचार्य, हाँ, संस्कृत विद्यालय भी कुछ है, उनमें होते होंगे, बाकी जैसे हॉस्टल जैसे जहाँ पर व्यवस्था होती थी, जहाँ पहले गुरुकुल में भेज दिया जाता था, जो विद्यार्थी गुरु के पास रहकर ही विद्या प्राप्त करता था उसको कहता था अंतेवासी। जो गुरु के पास रहकर ही विद्या ग्रहण करता था उनको अंतेवासी कहा जाता था। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो वो होता है अत्यंत। जैसे आजकल कोई भी निम्न वर्णी है, ये जाति प्रथा पहले ज्यादा थी, जहाँ पर एक काम के हिसाब से उन जातियों को बांट दिया गया था, फिर बीच में बहुत ज्यादा जाति व्यवस्था अपनी बिगड़ गई थी कि कुछ लोगों को बहुत ही ऐसे हीन समझा जाने लगा था। पर क्योंकि हमें उन लोगों से नहीं सीखना है, हमें तो राम जी से, कृष्ण भगवान से, इससे सीखना है, क्योंकि सबरी एक भीलनी, जिनको कि उस समय में एक निम्न वर्ग का समझा जाता था, पर राम जी ने वहां जाकर भी बेर खाए थे। पर जैसे एक शब्द दिया हुआ है तो अपन एक बार याद ही कर लेते हैं, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है, तो निम्न वर्ण में जन्म होने वाले को क्या कहा जाता था, अंत्यज कहा जाता था। आगे है, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, है ना। हमने किसी अगले इंसान के गुण और दोष देखे ही नहीं है, बिल्कुल उसके पीछे ऐसे ही अनुगमन करते जा रहे हैं, क्योंकि उसने बहुत अच्छा कुछ भी कह दिया, हमने उसकी बात मानी और जैसा वो कह रहा है वैसा ही हम करते जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अंधानुगामी, है ना। कुछ भी किसी की बात सुने तो हमें अपना सोच विचार करके चलना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता है, यानी बिना सोचे समझे जो अनुगमन कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, अंधानुगामी कहेंगे। आगे है, पानी भरने वाला, अम्बु, अभी अपन ने पढ़ा था ना, त्र्यंबक, 3 अम्बक वो नेत्रों का भी था, और अम्बु पानी को भी कहते हैं। तो पानी भरने वाला यानी अम्बु, जल को वहन करने वाला, वाह यानी वहन, ठीक है, तो जो जल को वहन करता है, जो जल को भर रहा है वो कौन है, अम्बुवाह है। अपने हिस्से का अंश के रूप में, है ना, एक
जैसे अपनी जो भी सैलरी है उस सैलरी में से 5% 10% हमें हमेशा अलग से निकालना चाहिए और वो जरूरतमंदों के लिए हमें देना चाहिए। तो जो भी अपना जो हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना होता है उससे हम क्या कहेंगे, अंशदान। यानी जो भी आपकी कमाई हो रही है एक उसका कुछ भाग, उसका कुछ अंश आप जरूरतमंदों में, जिनको उस चीज की जरूरत है उन्हें दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, अंशदान होता है। जिसको कहा न जा सके, ठीक है, जिसको कहा न जा सके, अकथनीय, ध्यान में रखना है, जिसको हम कह नहीं सकते वो क्या होता है, अकथनीय। एक बार वापस, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ द्वीप या जिसके तीनों तरफ पानी हो, वो क्या हो जाएगा, अंतरीप। जो हमें अंदर से ज्ञान हो, बाहर से लेने की जरूरत नहीं, वो हो जाएगा अंतर्ज्ञान। जो सबके मन की बात जानता है वो हो जाएगा अंतर्यामी। वह नदी जिसका प्रवाह बाहर दिखाई नहीं देता है, जो अंदर ही बहने वाली है, वो हो जाएगी अंतःसलिला। जो आचार्य के पास रहकर विद्या ग्रहण करता है वो हो जाएगा अंत्यवासी। जो निम्न वर्ण में जिसका जन्म हुआ है वो हो जाएगा अंत्यज। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वो अनुगामी। पानी भरने वाला हो जाएगा अम्बुवाह। अपने हिस्से का अंश के रूप में दान करना हो जाता है अंशदान। और जिस वाक्य को या जिस बात को कहने योग्य नहीं हो, जो कही नहीं जा सके, वो हो जाएगी अकथनीय। चलिए जी, अच्छा कुछ शब्द और बच गए हैं तो एक बार चलो पढ़ ही लेते हैं अपन, है ना। जिसकी कल्पना, जो कहा नहीं जा सके वो अकथनीय, जिसकी कल्पना नहीं की जा सके वो अकल्पनीय, जिसे काटा न जा सके वो अकाट्य, जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको कहते हैं अकिंचन, ठीक है। जिसके पास कुछ भी नहीं हो यानी गरीबी की एक सीमा रेखा से भी नीचे, ठीक है। सुदामा जी के लिए जैसे एक अकिंचन शब्द प्रयोग में लिया जाता है क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति के अलावा कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं था। उनके पास पैसे, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उनके लिए अकिंचन शब्द याद किया जाता है, तो वो अपन यहाँ पर याद कर लेंगे। जिस लड़की का यौवन क्षत नहीं हुआ हो उसको कहते हैं अक्षत यौवना। जो पासे के खेल में कुशल हो, है ना, पासे का खेल जैसे एक जुआ जैसा ही उस माना जाता था, अपन महाभारत में देखते हैं। तो जो पासे के खेल में कुशल हो उसको क्या कहेंगे, अक्ष धूर्त। है तो वो कुशल और उसको क्या कहा जा रहा है, धूर्त कहा जा रहा है, तो अक्ष धूर्त। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अक्षम कहेंगे, ठीक है। ये अपनी आज स्वर संधि पूरी हो गई है। कल से अपन इसके आगे से व्यंजन संधि को स्टार्ट करेंगे और स्वर संधि को एक बार पूरी वापस से रिवाइज कर लेना, है ना। खुद को आलस आए तो ये सोच के कर लेना कि हाँ नहीं हमें कहा गया है, मैंने कहा है, तो हम एक बार उसको रिवीजन कर लेंगे। ये जो एक शब्द है वाक्यांश के लिए, इनको भी वापस रिवाइज करके और बहुत अच्छी हमें अपनी तैयारी को रखना है। धन्यवाद।